आप सभी का स्वागत है। ये विशेष क्लास है। जैसा आप जानते हैं, ये क्लास यूपीएससी और यूपीपीसीएस में जो बच्चे मेंस लिखने जा रहे हैं उनके लिए ये विशेष क्लास है। मेंस 2023 से जुड़ा हुआ है और जीएस की पोर्शन से ये क्लास जुड़ी हुई है। जीएस में भी आपका जो हिस्ट्री एंड कल्चर का पोर्शन है उसको हम डील कर रहे हैं और उसके तहत हम क्या कर रहे हैं कि जो विगत वर्षों में प्रश्न आए हैं मेंस में उनको ले रहे हैं। उन प्रश्नों में कंटेंट क्या होना चाहिए और उनको कैसे लिखना है, इन दो बातों पर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि मेंस में सफलता के लिए आपको इन्हीं दो बातों पर ध्यान देना होता है। एक तो विषय का प्रामाणिक ज्ञान, विषय को ठीक ठीक समझना, और नंबर दो उसको ठीक ढंग से लिखना। तो इन्हीं दोनों बातों पर, इन्हीं दोनों बिंदुओं पर हम विचार कर रहे हैं। तो आज फिर एक प्रश्न हम लेते हैं। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति से जुड़ा हुआ है। औद्योगिक क्रांति केवल तकनीकी क्रांति ही नहीं अपितु सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने लोगों के जीने का ढंग परिवर्तित कर दिया। टिप्पणी कीजिए। ये प्रश्न आपका आया हुआ है मेंस में। इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन was not a technological revolution but also socio-economic revolution that changes the way people lived. Comment. तो एक तो विश्व इतिहास से जुड़ा हुआ है आपका, और विश्व इतिहास का जो पोर्शन आप डील करते हैं जीएस में, उसका एक टॉपिक है औद्योगिक क्रांति, वहां से जुड़ा हुआ है, उस पर प्रश्न है। दूसरी बात, इस प्रश्न का जो नेचर है वो कमेंट टाइप का है। टिप्पणी कीजिए। अब टिप्पणी करने के लिए विषय का ठीक ठीक ज्ञान आपको होना चाहिए। आपको जब कहा जाता है कमेंट करिए, तो एक प्रकार से ये खुला आसमान सा हो जाता है। आप उस विषय के बारे में ठीक ठीक ज्ञान रखते हो। जो ये बात कही जा रही है, ये क्या ठीक है? ठीक है तो तर्कों के साथ आपको बात लिखनी है। अगर ये ठीक नहीं है तो इसके अगेंस्ट आपको बात लिखनी है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये बात ठीक हो लेकिन आंशिक सत्य ही हो। इस तरह की बात आपको यहाँ पर, ये अप्रोच आपको दिखाना होता है। एक तरह से आपको आलोचनात्मक शैली में अपनी बात लिखनी होती है। इसके लिए ज़रूरी होता है विषय को ठीक ठीक ढंग से समझना। तो सबसे पहले, जैसे हमने आपको बताया कि ये जो क्लास हमने शुरू किया है, इसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे पहले कंटेंट के बारे में, और उसके बाद इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे, इसकी फ्रेमिंग कैसे बनाएंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले आप देखिए कि ये जो विषय आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का है, औद्योगिक क्रांति का है, इसको कैसे आपको तैयार करना यूपीएससी के लिए, या आप पीसीएस देने जा रहे हैं या और कोई स्टेट सर्विसेज में आप जा रहे हैं, तो कैसे आपको तैयार करना है, किन किन पहलुओं पर आपको बात करनी है, किन बिंदुओं पर आपको बात करनी है, पहले उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए कैसे आपको काम करना है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। औद्योगिक क्रांति बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। तमाम क्रांतियों का अध्ययन आप करते हैं, लेकिन उन क्रांतियों से जिनकी चर्चा सामान्य रूप से आप करते हैं, फ्रांस की क्रांति है, रूस की क्रांति है, चीन की क्रांति है, अमेरिकी क्रांति है, लेकिन वो राजनीतिक क्रांतियां हैं। ये क्रांति कुछ और है, नाम से स्पष्ट है, औद्योगिक क्रांति है, यानी आर्थिक क्रांति है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कैसे आपको तैयार करना है। अब औद्योगिक क्रांति है, पहले ही आपको स्पष्ट है या होगा, एक तो क्रांति है। क्रांति का मतलब फंडामेंटल चेंज। क्रांति का मतलब फंडामेंटल चेंज।
फंडामेंटल चेंज। आप हिंदी में इसको कह सकते हैं मौलिक परिवर्तन। मौलिक परिवर्तन, जब किसी भी व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन होता है और वो भी बहुत तीव्र ढंग से, आकस्मिक तरीके से, यानी कोई घटना घट रही है एक तो बहुत शीघ्र आकस्मिक तरीके से, और उसका प्रभाव बहुत व्यापक हो, उसका प्रभाव मौलिक प्रकार का हो, तो उसको हम क्रांति की संज्ञा दे देते हैं। वो राजनीतिक क्रांति में राजनीतिक क्षेत्र में हो सकती है, सामाजिक क्षेत्र में तो सामाजिक क्रांति हो जाती है, बौद्धिक क्षेत्र में तो बौद्धिक क्रांति हो जाती है, आर्थिक क्षेत्र में तो आर्थिक क्रांति हो जाती है, और जीएस में तो आप जानते ही हैं कि आप लोग पढ़ते रहते हैं पीली क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, दुग्ध क्रांति, सफेद क्रांति, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सामान्य रूप से होता है। तो ये फंडामेंटल चेंज विषय के पूर्ण ज्ञान के लिए ये जरूरी है इन बातों को समझना। अब ये जो फंडामेंटल चेंज हुआ है ये औद्योगिक क्षेत्र में हुआ है, यानी आर्थिक क्षेत्र में हुआ, उद्योगों से संबंध रखता है। ये औद्योगिक क्षेत्र में कुछ मौलिक बदलाव हुए हैं, इसलिए ये टॉपिक आपका बन जाता है औद्योगिक क्रांति। अब इसी को आपको समझना है। तो समझना तो सबसे पहले, जैसे हमने बताया है, इस शब्द के बारे में ही थोड़ा सा आपको ज्ञान हो, शब्द के बारे में, औद्योगिक शब्द के बारे में, क्रांति के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हो, जैसे अभी हमने बताया। और ये जो शब्द है, ये शब्द सबसे पहली बार उद्योगों में जो ये मौलिक बदलाव हो रहा था, सबसे पहली बार फ्रांस में ब्लांकी ने किया था। तो ये थोड़ा सा एक दो तथ्य भी आपको थोड़ा सा ज्ञान हो तो बेहतर होगा। फ्रांस में, ये सिर्फ आपके ज्ञान के लिए है, ब्लांकी 1837 में पहली बार इसका प्रयोग किया। उसके बाद भी एक साम्यवादी नेता है, साम्यवादी नेता, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया और उनका नाम है फ्रेडरिक एंजल्स। उन्होंने इस शब्द की चर्चा की, लेकिन ये शब्द बहुत लोकप्रिय होता है तब जब इंग्लैंड में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके ऊपर एक लेखक है, उनका नाम आप लिख सकते हैं, अर्नोल्ड टॉयनबी। उन्होंने एक पुस्तक की रचना की और उसमें उनके लेक्चर्स थे, लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उसमें उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है और ये सामान्य रूप से जैसे 1837 में, 1845 में फ्रेडरिक साहब इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और 1888 के अराउंड ये शब्द आ रहा है। तो औद्योगिक क्रांति में आपको कैसे काम करना है ये थोड़ा सा समझ लेना है। मेंस के लिए पूरी कक्षाएं होती हैं और बहुत लंबी लंबी कक्षाएं इन पर ली जाती है, लेकिन यहाँ मेंस के हम एक उस क्लास से जुड़े हुए हैं। ये उम्मीद करते हैं कि आपने इन विषयों में ठीक ठीक अध्ययन कर लिया होगा। मेंस लिखने आप जा रहे हैं, फिर भी हम एक विषय वस्तु किस तरह से आपको तैयार करना है उसकी चर्चा कर देते हैं। उसके बाद आंसर राइटिंग पर हम आएंगे। इसके बाद आप देखिए, ये आपको जानना है कि ये औद्योगिक क्रांति है क्या। अब जैसे अभी अभी हमने आपको स्पष्ट किया है कि क्रांति का मतलब है मौलिक बदलाव, मौलिक परिवर्तन। उद्योगों के क्षेत्र में जो मौलिक बदलाव हुआ उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अब ये मौलिक बदलाव क्या था? जैसे पहले के जो उद्योग थे उस सामान्य रूप से, जैसे आप कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हस्तशिल्प पर आधारित उद्योग, ग्राम उद्योग, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था थी। उनके स्थान पर एक नए प्रकार के उद्योग आ रहे हैं और ये उद्योग आधारित है आधुनिक मशीनों पर। यानी जो हस्तशिल्प उद्योग है, ज्यादातर जिनका उत्पादन हाथों के द्वारा हो रहा है, वो मशीनों के द्वारा उत्पादन होने लगा है। जहां पहले थोड़ी पैमाने पर उत्पादन हो रहा है, अब मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है, शीघ्र हो रहा है, सस्ता हो रहा है। तो ये एक बड़ा आमूलचूल बदलाव आ जाता है
यानी उद्योगों के क्षेत्र में ये जो मशीनों का युग आया है, हस्तशिल्प उद्योगों के स्थान पर जो मशीनीकृत उद्योगों का प्रचलन हुआ है, उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है, शीघ्र हो रहा है, सस्ता हो रहा है। तो ये जो मौलिक बदलाव आया है उद्योगों के क्षेत्र में, उसे हम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। तो हर एक एग्जाम में, जैसे हमने कहा है कि जब भी कोई टॉपिक आता है उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है। अब इसको देखिए कि ये कहाँ शुरू होती है, इसका प्रारंभ कब है और कहाँ है। जैसा आप जानते हैं कि ये जो औद्योगिक क्रांति है ये इंग्लैंड से शुरू हो रही है। जैसे आपने पढ़ा होगा रेनेसा हमारा इटली से शुरू होता है, रेनेसा पुनर्जागरण। वैसे औद्योगिक क्रांति का जो शुरुआत है वो इंग्लैंड से हो रही है। और ये जो कब शुरू हो रही है, ये 18वीं शताब्दी का लगभग मध्य, यानी आप ऐसा कह सकते हैं 1750 के बाद, 1750 के बाद 50-60 के दशक में उद्योगों में ये बदलाव आना शुरू हो जाता है। नए नए वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं और जो पुराने तरीके हैं उद्योगों के वो समाप्त होते चले जाते हैं। नए नए तरीके आ रहे हैं, नए नए मशीनें आ रही, नई नई खोजें हो रही हैं, नए नए उद्योग धंधों की स्थापना हो रही है। तो 1850 के बाद 1860 के दशक से ठीक प्रकार से आप इसको चिन्हित किया गया है। अब इसके बाद जो आपको काम करना है वो है कि इंग्लैंड में ये क्रांति सबसे पहले हुई, तो इंग्लैंड में ही क्यों हुई, एक ये पहलू आपको तैयार रखना चाहिए। इंग्लैंड में ही क्रांति क्यों हुई, ये पहलू आपको तैयार करना है। जैसे आपने काम किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, फ्रांस की क्रांति। अब फ्रांस की क्रांति में जो पुरातन व्यवस्था है उसमें जो विसंगतियां हैं उसके कारण क्रांति हुई, लेकिन जो विसंगतियां हैं वो यूरोप के अन्य देशों में और ज़्यादा खराब थी, और ज़्यादा विसंगतियां थी, स्थिति और ज़्यादा खराब है सामान्य लोगों की, फिर भी वहाँ क्रांति नहीं होती। तो एक प्रश्न बन जाता है कि फ्रांस में ही क्रांति क्यों हुई, पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ। वैसे यहाँ एक प्रश्न बन जाता है आपका कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों हुई। इसका जवाब आपको तलाशना होगा। सारे पॉइंट एग्जाम में जाने से पहले आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको काम करना है, इसके कारण पर कार्य करना है। इसके कारण क्या है, औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड में ही हुई तो उसके कारण आपको खोजने हैं। और कारणों के बाद आपको ये देखना है कि ये जो प्रारंभ हुआ है इंग्लैंड से शुरू हुई है, ये कारण है, इसका प्रसार कैसे हुआ। अगला पहलू आपका बनेगा इसका प्रसार कैसे हुआ। इसके प्रसार के बारे में आपको काम करना है। अब ये जो प्रसार है, जैसे आप जानते हैं, इंग्लैंड से शुरू हुआ, इंग्लैंड से क्रांति, फिर इसके बाद यूरोप में जो प्रसार हो रहा है, अमेरिका में जो हो रहा है, एशिया में जो हो रहा है, वो आपको तैयार करना है। जैसे इंग्लैंड से ये क्रांति शुरू हो रही है, लेकिन धीरे धीरे ये क्रांति पूरे यूरोप में फैल जाती है। फ्रांस में नेपोलियन के समय में देखा कि बड़ी पैमाने पर उद्योग धंधों का विकास हुआ, और उसके बाद बेल्जियम में, जर्मनी में, रूस में, इटली में, सभी जगह धीरे धीरे ये फैल रही है। और ख़ास तौर से जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो जाता है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो जाता है, इटली का एकीकरण हो जाता है, जर्मनी का एकीकरण हो जाता है, तो इटली और जर्मनी में ये तीव्र गति से फैलती है। इसके बाद अमेरिका में ये क्रांति हो रही है। अमेरिका का जो गृह युद्ध है 1860 के दशक में हुआ,
उसके बाद वहाँ भी तीव्र गति से औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक विकास होता है। एशिया में जापान, तो इनके बारे में थोड़ा सा, जापान के बारे में, रूस के बारे में, अमेरिका के बारे में, फ्रांस के बारे में औद्योगिक क्रांति का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, ये पॉइंट आपको तैयार रखना है एग्जाम के लिए। तो ये बहुत सारे पहलू बनते हैं इसके शब्द पर। ये है क्या, प्रारंभ कब और कहाँ हुई, इंग्लैंड में ही क्यों हुई, और इसके बाद कार्लों की चर्चा, और उसके बाद जब ये संपन्न हो जाती है तो प्रसार की बात। इसके बाद इसके परिणाम की बात। इसका परिणाम बहुत व्यापक है, इसका प्रभाव बहुत व्यापक है। तकनीकी क्रांति जैसे आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। अब जो ये औद्योगिक क्रांति है, इसका प्रभाव उद्योगों पर तो है ही, आर्थिक क्षेत्र पर तो है ही, लेकिन और भी बहुत सारे परिणाम हैं, प्रभाव हैं, उनको आपको समझना है। और ये प्रभाव बहुत व्यापक है, समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, और इसीलिए प्रभाव बहुत व्यापक है। यानी जो चेंजेस हुए हैं वो फंडामेंटल प्रकार के हैं, मौलिक प्रकार के हैं। इसलिए इसे हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति की संज्ञा देते हैं। औद्योगिक क्रांति हम तभी कह सकते हैं, क्रांति शब्द तभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब व्यापक परिवर्तन हुआ हो, व्यापक प्रभाव हुआ हो। तो ये जो परिवर्तन हुआ है इसका प्रभाव भी बहुत व्यापक है। वो आपको देखना है कि सामाजिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभाव। अब सामाजिक प्रभाव, पहले की जो व्यवस्था है जहां हस्तशिल्प उद्योग है, एक स्थिरता है समाज में। अब नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, तो वैसे ही नए नए उद्योग आ रहे हैं, शहर बसने लगते हैं, और बहुत तीव्र विकास शुरू हो जाता है समाज का। रेल का विकास, सड़कों का विकास, बंदरगाहों का विकास, व्यापार वाणिज्य का विकास, तो सामाजिक आर्थिक विकास बहुत तीव्र गति से हो जाता है। पहले का जो समाज है वो स्टैटिक है, और अब जो समाज है बहुत डायनेमिक है, बहुत गतिशील समाज हो जाता है। भाप इंजन का आविष्कार हो जाता है, तो तीव्र गति से अब रेलें चलने लगी, परिवहन के साधन आ गए। जो आपके पानी में चलने वाले जहाज हैं वो भी स्टीम से चलने लगे, रेल वगैरह आ गया, तो बड़ा व्यापक परिवर्तन हो रहा है। समाज में जो पहले जाति नस्ल का बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ करता था, उसका प्रभाव अब कम हो रहा है, और समाज का वर्गीकरण बिल्कुल नए तरीके से होने लगा। समाज का वर्गीकरण, जैसे नए नए वर्ग आने लगे इस विकास के कारण। जैसे एक नया वर्ग उद्योगपति वर्ग आ गया, पूंजीपति वर्ग आ गया, और शिक्षा के विकास के कारण, शिक्षा के विकास के कारण, कौशल के विकास के कारण, ज्ञान के विकास के कारण एक मध्य वर्ग आ गया। और जब उद्योगों का विकास हुआ, तो पूंजीपति वर्ग के साथ साथ मजदूर वर्ग भी आ गया। तो समाज का वर्गीकरण बिल्कुल नए तरीके से हो जाता है, उसका अपना एक आर्थिक आधार हो जाता है, आर्थिक आधारों पर समाज का विभाजन हो जाता है, श्रम के आधार पर समाज का विभाजन हो जाता है। तो बिल्कुल एक नए प्रकार का समाज, गतिशील समाज, जो पहले के समाज से बिल्कुल अलग है। अब जब एक प्रकार से आर्थिक विकास होता है, बड़े बड़े नगर बनने शुरू हो जाते हैं, तो जनसंख्या का भी बहुत तीव्र गति से विकास हो जाता है। और ये जो नए नए शहर बस रहे हैं, शिक्षा का विकास हो रहा है, तो नई संस्कृतियों में, जैसे आप आज शहरों में आप देख रहे हैं, उसकी आधारशिला रखी जा रही है। क्लब, बार एंड सो ऑन, जुआ घर वगैरह, नई अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी आ रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, उद्योग बढ़ रहे हैं। तो ये भी देखा जाता है कि थोड़े समय में ऐसा भी दिखाई देता है कि बेकारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या भी दिखाई देने लगती है। स्लम्स वगैरह, सामाजिक बुराइयाँ, वह भी दिखाई देने लगती है शहरों में। तो पूरा का पूरा एक नया समाज आ जाता है। आपके प्रश्न में भी है, और एक शब्द है सामाजिक आर्थिक, तो बहुत विस्तार से इस पहलू को आपको समझना होगा। यानी नया सांस्कृतिक बदलाव आ रहे हैं समाज में, कुछ इस तरह से आपको समझना है। आर्थिक जीवन में प्रभाव,
अब पहले के सारे उद्योग धंधे धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और पहले के जो हस्तशिल्प पर आधारित उद्योग हैं धीरे धीरे नष्ट होने लगे। नए उद्योग धंधों का विकास, नए नए प्रकार, कपड़ा उद्योग, इस्पात उद्योग एंड सो ऑन, नए नए उद्योग, मशीनों पर आधारित उद्योग। ऐसा अब जो उद्योग है इनमें उत्पादन बहुत ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है कि व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा और विशेष तौर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। और जब व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा, आंतरिक व्यापार, वाह व्यापार, तो राष्ट्र जो है वो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होंगे, पूंजी का निर्माण होगा। तो आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं, नए नए विचार आ रहे हैं आर्थिक क्षेत्र में और उसका प्रभाव राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। अब आर्थिक क्षेत्र में जैसे सिद्धांत आता है लेजे फेयर का, लेजे फेयर यानी अहस्तक्षेप का सिद्धांत। इस सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए अर्थव्यवस्था में, इस प्रकार की बात आ रही है। और जब बहुत ज़्यादा उत्पादन, पूंजी का संकेंद्रण, तो स्वाभाविक है धीरे धीरे साम्राज्यवाद की भावना, उपनिवेशवाद की भावना, इनको बढ़ावा मिलता है, पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। तो ये जो आर्थिक विकास है और इसका प्रभाव जो राजनीति के क्षेत्र में है, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, इनको बहुत बढ़ावा मिलता है। मजदूर वर्ग आता है, धीरे धीरे इनकी समस्याएं भी आने लगती हैं, इनके संगठन बनने लगते हैं, मजदूर चेतना विकसित होने लगती है और इसका भी प्रभाव अन्य देशों पर पड़ता है इंग्लैंड के साथ साथ। आगे आप अध्ययन करेंगे चार्टिस्ट आंदोलन, जो यही मजदूरों के आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है, इंग्लैंड से संबंध रखता है। तो इस तरह से ये इन पहलुओं को बहुत विस्तार से आपको अध्ययन करना होगा। अन्य भी जो प्रभाव है उनका अध्ययन आपको करना है। तो ये सारे पहलू आपके बनने वाले हैं औद्योगिक क्रांति में। औद्योगिक क्रांति में किन किन पहलुओं पर आप काम करेंगे उसकी चर्चा हमने की है, विस्तार से आपको अध्ययन करना है। कोई यदि परेशानी होती है मेंस देने के दौरान, एवरी सैटरडे हम आपको मुखर्जी नगर में उपलब्ध मिलते हैं। फोन नंबर आपके पास है, आप उससे यदि मुखर्जी नगर दिल्ली से बाहर हैं तो बाई फोन भी आप बातचीत कर सकते हैं। एवरी सैटरडे 3 to 5। तो ये तो सारे पहलू। अब आइए हम प्रश्नों पर बात करते हैं, उस प्रश्न पर बात करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब जैसे हमने आपको बताया है कि जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो प्रश्न को 2-3 बार पढ़ेंगे और 2-3 बार पढ़ने के बाद उनको उस प्रश्न को टुकड़े में बांटेंगे, टुकड़ों में बांटेंगे, खंड बनाएंगे और उन्हीं पर आधारित हमारे पैराग्राफ्स होंगे। जैसे आपके एग्ज़ाम में लगभग 200 शब्दों का टारगेट होता है, तो उसी हिसाब से आपको उन्हीं खंडों पर आधारित छोटे छोटे पैराग्राफ्स में अपना उत्तर लिखना होगा। अब इस प्रश्न को देखें, दोनों मीडियम में हमने पढ़ लिया है। सामान्य रूप से अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो हिंदी माध्यम में पूरी बात समझ में आ रही है, लेकिन हम आपको हमेशा यही कहते हैं कि एक बार इसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखें। यहाँ देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि बात सीधे सीधे समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी यदि थोड़ा सा भी आपको संदेह होता है, बात आप समझ नहीं पाते हैं, तो इंग्लिश वर्जन आप ज़रूर उसको देखें। अब यहाँ पर देखिए, औद्योगिक क्रांति एक शब्द है, केवल तकनीकी क्रांति नहीं है तकनीकी क्रांति, अपितु सामाजिक आर्थिक क्रांति भी है, जिसने लोगों के जीने का ढंग परिवर्तित कर दिया। अभी आपको हमने बताया कि सोचने का तरीका, जीने का तरीका पूरा बदल जाता है। जहां समाज पहले बिल्कुल स्टैटिक सोसाइटी है, स्थिर समाज है, वही अब गतिशील समाज हो जाता है। एक शब्द का हमने प्रयोग किया था, सांस्कृतिक परिवर्तन, यानी जो नया समाज आया उसमें नया वर्ग है, नए प्रकार की जीवन पद्धति, नए प्रकार के तौर तरीके हैं, नए प्रकार की संस्थाएं, नई प्रकार की शिक्षा पद्धति है, आचार विचार हैं, तो पूरा का पूरा एक सांस्कृतिक बदलाव आ जाता है। तो ये इसी पर आपको कमेंट करना है। अब देखिए कैसे आपको फ्रेमिंग करनी है। अब जो फ्रेमिंग करनी है, उत्तर प्रारूप बनाना है आपको, कैसे बनाना है उसको देखिए। अब जो भी आपको आंसर शीट मिलती है उसी में आपको
एक तो छोटे छोटे पैराग्राफ में आपको लिखना है। ये पॉइंट आपको हमेशा बात ध्यान में रखना है कि आप अपना उत्तर छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखेंगे। कई बार हमने आपको बताया है कि विद्यार्थी जैसा अनुभव है हमारे पास, और ये अनुभव बहुत लंबा अनुभव है, जैसा आप जानते हैं लगभग 25 सालों से मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ इस विषय पर। तो देखा हमने क्या कि बच्चे लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे विषय है औद्योगिक क्रांति, भाई आप पढ़ के गए, अरे वाह औद्योगिक क्रांति से आ गया, ना तो प्रश्न को देखा, ना तो उन्होंने देखा प्रश्न में पूछा गया क्या गया है। वर्णन कीजिए, विचार कीजिए, आलोचनात्मक तरीके से विचार करिए, टिप्पणी करिए, कोई देखने की जरूरत नहीं महसूस करते बच्चे। कभी कभी ऐसा हमने देखा है सामान्य रूप से आरंभ में बच्चों को अगर गाइडेंस नहीं मिलता है वो लिखना शुरू कर देते हैं और उनको लगता है कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब उन्होंने लिखना शुरू किया। कभी कभी तो हमने ये देखा है बच्चों को, बहुत सारी कापियाँ आती हैं, वो लिखना शुरू करते हैं और लिखने के बाद उसका कोई पैराग्राफ ही नहीं होता और पहला पेज दूसरा पेज वैसे ही आंसर समाप्त हो जाता है। ये तरीका गलत है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और ये भी देखा है हमने कि बच्चे पैराग्राफ तो चेंज करते हैं, अब पैराग्राफ चेंज किया, अचानक उनको याद आ गया ये तो पेज भरने वाला है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, और बिना किसी तर्क के, बिना किसी प्लानिंग के वो पैराग्राफ चेंज कर देते हैं। अचानक उनको लगा कि बहुत ज़्यादा हो गया, फिर पैराग्राफ चेंज कर दिया, और फिर आगे याद आया कि नहीं, फिर कोई नई बात याद आई, फिर उन्होंने नया पैराग्राफ शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपको जो उत्तर प्रारूप बनाना है ये बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से बनाना है, बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से बनाना है। हमने आपको बताया है इतिहास का जो अध्ययन आप करते हैं, अब ये भौतिक विज्ञान जैसा विज्ञान नहीं है, मानविकी विषय ह्यूमैनिटीज है का सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अध्ययन में और लेखन में वैज्ञानिकता हो सकती है। वैज्ञानिकता का मतलब विषय को क्रमबद्ध तरीके से लिखना, व्यवस्थित तरीके से लिखना। तो आप देखिए लगातार प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर एक प्रश्न को पढ़ने के बाद कैसे उसको तोड़ा जाता है, कैसे उसके आधार पर पहले क्या लिखना है, फिर बाद में क्या लिखना है, फिर बाद में क्या लिखना है, एक व्यवस्थित तरीके से उत्तर प्रारूप बनाया जाता है। तो वैसे आपको यहाँ भी करना है, तो ये आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके बाद छोटे छोटे पैराग्राफ, और अगर ऐसा लगता है कि किसी पहलू में, किसी एस्पेक्ट में, प्रश्न के किसी उत्तर के किसी भाग में अनेक बिंदु आ रहे हैं, 2-3 से ज़्यादा बिंदु आ रहे हैं, तो वहाँ पैराग्राफ में आप बिंदुवार भी अपना उत्तर लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। और फ्लो चार्ट खासतौर से उस समय बड़ा काम आता है जब कभी कभी आपके पास समय की कमी हो जाती है। मान लेते हैं ये आपका है, आपको सामाजिक प्रभाव दिखाना है, सामाजिक परिवर्तन दिखाना है, तो सामाजिक परिवर्तन लिख करके आप इसको कई तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये ऐसे लिख दिया आप। ये सामाजिक परिवर्तन को आप गोले में करके 1 2 3 ऐसे कैसे भी आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है, जैसे आप अभ्यास करते हैं वैसे आप बनाइए। भाषा के बारे में हमने आपको हमेशा बताया है कि भाषा बहुत आलंकारिक भाषा नहीं होगी, सरल सहज भाषा में ही आपको अपना उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे आपका प्रश्न था, आपने प्रश्न को देख लिया, एक बार मैं फिर देख लेता हूँ। एक बार मैं फिर देख लेता हूँ। अब औद्योगिक क्रांति, एक शब्द तो ये आपको मिल गया है, यानी आप जो भूमिका बनाएंगे या विषय का आरंभ करेंगे वो यहीं से करेंगे। तो एक तो आपको ये मिला है। तकनीकी क्रांति ही नहीं, तकनीकी क्रांति है यानी आपको देखना है
और निसंदेह तकनीकी क्रांति है। तकनीकों का जो तकनीक में जो परिवर्तन आया है, आमूलचूल परिवर्तन आया है, जो नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, उन्हीं के परिणाम स्वरूप ये सारा का सारा बदलाव दिखाई पड़ रहा है, मौलिक बदलाव दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद जैसे अभी हमने चर्चा किया है, इसका प्रारंभ और इसका प्रभाव। अब प्रभाव में ये सामाजिक और आर्थिक दो पहलुओं को विशेष रूप से आपको दिखाना है, मेन बॉडी में ये आना चाहिए, जिसने लोगों के जीने का ढंग परिवर्तित कर दिया। टिप्पणी कीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले जैसे आप भूमिका जिसे कहते हैं, यहाँ पर हमने हमेशा आपको स्पष्ट किया है कि भूमिका जो जब भी हम बात करते हैं भूमिका, तो ये BA MA वाली भूमिका नहीं होती। जैसे आप BA MA में क्या रहता है कि आप जब भी जिन बच्चों को अनुभव होगा, हमने देखा है, मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव है, साइंस के बाद जब मैं ह्यूमैनिटीज़ में आया और BSc MSc के अनुभव के बाद जब हम MA में गए, तो वहाँ देखा हमने आरंभ में ऐसी मानसिकता विद्यार्थियों की रहती है कि कुछ ऐसा मैं लिख दूं कि एग्जामिनर बिल्कुल चमत्कृत हो जाए और अब पिन ही नहीं चलता क्या लिखे, विद्यार्थी वही सोचता रहता है। UPSC में या सिविल सर्विसेज में आप PCS देने जा रहे हैं, UPSC देने जा रहे हैं, इस प्रकार की मानसिकता ही बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा सोचना ही गलत है। आप सीधे सीधे जैसे जो भी प्रश्न पूछा गया है, जो भी विषय है, वहीं से आप अपनी बात शुरू करिए। अब यहाँ पर विषय क्या है? औद्योगिक क्रांति। तो भूमिका में आप यही बताइए औद्योगिक क्रांति के बारे में, औद्योगिक क्रांति क्या है। अब बताइए 18वीं शताब्दी के मध्य के बाद इंग्लैंड में उद्योगों के क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, अर्थात जो परंपरागत उद्योग है, उनके स्थान पर जो मशीनों पर आधारित उद्योगों का विकास हुआ है, उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है, शीघ्र हो रहा है, सस्ता हो रहा है। तो ये जो आमूलचूल बदलाव आया है, इसे हम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। इस शब्द को पहली बार एक आध फैक्ट वगैरह भी आप डाल सकते हैं, जो हमने जिसकी चर्चा जब कंटेंट कैसे तैयार करना है इस विषय का, उसकी बात हमने की, तो वो भी आप डाल सकते हो। इसके बाद जैसे इन्होंने पूछा कि तकनीकी क्रांति नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जैसे ह्यूमैनिटीज में क्या होता है, जैसे मानव शरीर, और इस मानव शरीर में मान लेते हैं कि मानव शरीर में हम पेट की चर्चा करनी है। अब पेट की चर्चा करनी है, या ऐसा कह लीजिए एक हाथ की चर्चा करनी है, तो हाथ की चर्चा कैसे करेंगे आप? हाथ की चर्चा इस तरह से करेंगे क्या कि इसकी वही हाथ एक ऐसा उपकरण है जिसकी लंबाई इतने से इतने तक हो सकती है, बीच से फोल्ड करता है, आगे कुछ छोटी छड़ी जैसी आकृतियां होती हैं, ऐसा करेंगे क्या? इस हाथ की जो चर्चा है वो पूरे के पूरे बॉडी के रेस्पेक्ट में ही हो सकती है। ह्यूमैनिटीज में इस बात का ख्याल रखना है। इसलिए ऐसा नहीं है, मेन बॉडी में आपको जो जो पहलू पूछा गया है उसको महत्व देना है, उसी के आधार पर आपको कमेंट करना है, लेकिन एक दो लाइन विषय को जोड़ने के लिए जरूरी हो जाता है। जैसे आप एक दो लाइन यहाँ लिख सकते हैं, इसका प्रारंभ कब, कहाँ और प्रसार, एक दो लाइन में, बहुत ज़्यादा विस्तार देने की ज़रूरत नहीं है। आप बताइए 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, और जिसका प्रसार धीरे धीरे पूरे यूरोप में, फ्रांस में, जर्मनी में, बेल्जियम में, रूस में, इटली में, और कालांतर में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में इसका प्रचार प्रसार होता है। तो दो लाइन आप ऐसा लिख दीजिए अच्छा उत्तर बनाने के लिए। अब इसके बाद बताइए कि कैसे ये तकनीकी क्रांति, कैसे ये तकनीकी क्रांति, अब ये प्रारंभ कब, कहाँ, प्रसार, ये थोड़ा सा बताने के बाद अब इनके अंदर बहुत जाने की जरूरत नहीं है। अंदर जाने की जरूरत है जहाँ तकनीकी क्रांति को एक्सप्लेन करना है, अंदर जाने की जरूरत है जहाँ आपको सामाजिक आर्थिक प्रभाव की चर्चा हो रही है, या निष्कर्ष जो आपको निकालना है उस पर आपको थोड़ा सा अपना विस्तार देना होगा। अब तकनीकी क्रांति में बताइए कि कैसे तकनीक में बदलाव आया है, कैसे इस्पात की तकनीक में बदलाव आया है, कैसे आप देखिए सेफ्टी लैंप आया है,
कैसे सूत कातने की मशीन, स्पिनिंग फ्रेम, स्पिनिंग जेनी, कैसे उनका विकास हुआ है, तो उनकी चर्चा आप करिए। ये जो नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, आप देखिए कि कैसे भाप पर आधारित इंजन आया है, जेम्स वाट ने शुरू किया है, रेल की शुरुआत, भाप नौकाओं की शुरुआत, परिवहन बहुत तीव्र हो जाता है। तो ये सब वैज्ञानिक अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप ही ऐसा हुआ है। तो उनकी चर्चा करिए कि आप कैसे परिवर्तन आ रहा है, और आप बताइए कि कैसे ये परिवर्तन जो है एक प्रकार से मशीनों पर आधारित था और ये मशीन युग हो जाता है, वैज्ञानिक आविष्कारों पर आधारित है। आप उदाहरण दे दीजिए, पावर लूम्स का उदाहरण दे दीजिए, स्पिनिंग जेनी का उदाहरण दे दीजिए, एफटी लैम्प का उदाहरण दे दीजिए। और एक जैसे बहुत सारी बातें हमने की है, आप समझ गए, आपने पूरा अध्ययन किया होगा, तो वहां से आप उदाहरण अपना दे दीजिए। फिर इसके बाद बताइए कि ये जो परिवर्तन हुआ है तकनीक की दृष्टि से, इसका बहुत व्यापक प्रभाव है, इसका बहुत व्यापक प्रभाव। और आप बताइए ये प्रभाव समाज पर बहुत व्यापक है, और उसी सामाजिक प्रभाव की जिसकी मैंने चर्चा किया है, जिसको आपने विस्तार से अध्ययन करना है, वहां पर आप बताइए कि क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, उसको विस्तार से लिखिए। कैसे नया समाज आ रहा है, कैसे समाज में कैसे नए नए वर्ग आ रहे हैं, उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, आप दोनों एक ही वर्ग कह सकते हैं। कैसे मिडिल क्लास आ रहा है, मध्य वर्ग आ रहा है, कैसे मजदूर वर्ग आ रहा है, उन सब की चर्चा करें। कैसे शहरों का विकास हो रहा है, कैसे जनसंख्या का विस्तार हो रहा है, कैसे नई संस्कृति आ रही, नई प्रकार की शिक्षा व्यवस्था, नए प्रकार की जैसे क्लब कल्चर वगैरह, मनोरंजन के नए नए साधन, सिनेमा घर वगैरह, सब ये सब नया का नया परिवर्तन हो रहा है, सांस्कृतिक बदलाव। और हर व्यवस्था के दो पहलू होते हैं, कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस होता है। जैसे जैसे शहरों का विस्तार हो रहा है, शहरों का विस्तार हो रहा है, तो तमाम समस्याएं भी आ रही हैं, श्रम की समस्या आ रही है, बेरोजगारी की समस्या आ रही है, वह भी आप दिखाइए। इसके बाद आप दिखाइए कैसे आर्थिक बदलाव, कैसे पुराने उद्योग नष्ट हो रहे हैं और कैसे नए नए उद्योगों की स्थापना हो रही है, कैसे व्यापार वाणिज्य का विकास हो रहा है, नए नए आर्थिक सिद्धांत, पूंजीवाद का विकास हो रहा है, लेजे फेयर सिद्धांत का विकास हो रहा है, वो सब आप बताइए। बड़े पैमाने पर यातायात के साधनों का विकास, उद्योगों का विकास, उत्पादों का विकास, उनको व्यापार के लिए परिवहन के साधनों का विकास, रेल का विकास, सड़कों का विकास, बंदरगाहों का विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य का विकास, ये सब आप बताइए। और इसके बाद ये भी बताइए इनको विस्तार से, क्योंकि आपके प्रश्न में जो शब्द है वो आर्थिक क्रांति थी, सामाजिक आर्थिक क्रांति थी। तो सामाजिक प्रभावों को, आर्थिक प्रभावों को विस्तार से आपको दिखाना है। और यही जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव है, इसी के माध्यम से आप दिखा पाएंगे कैसे जीवन जीने का तरीका ही बदल गया, विचार करने का तरीका ही बदल गया। और इसके बाद आप यह भी दिखा दीजिए, चूंकि कमेंट करना है, कमेंट करने में आप बताइए कि प्रभाव सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में तो है ही, इसके अलावा राजनीति के क्षेत्र में भी व्यापक प्रभाव। और यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे तो इसका प्रभाव धार्मिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में भी है, साहित्यिक क्षेत्र में भी है। आगे जो गतिशीलता आ रही है समाज में, तो बहुत सारे लोग संतुष्ट हैं, बहुत ऐसे भी है संतुष्ट नहीं है। राजनीति में भी हमने आपको बताया कि कैसे मजदूरों की समस्याएं आ रही हैं, कैसे संगठन बन रहे हैं, चार्टिस्ट आंदोलन वगैरह, वहाँ से आप उसको समझना है। लिखने का तो बहुत स्कोप नहीं है, इसलिए कम से कम शब्दों का ही इस्तेमाल करके एक आध उदाहरण आप दे सकते हैं। साहित्यिक क्षेत्र में जैसे रोमांटिसिज्म की बात आप सुनते हैं, बहुत सारे लोग इस बात से नाराज थे कि पहले की जो वो स्थिर समाज में रह रहे थे उससे संतुष्ट थे, और कह रहे थे ये जो पक्के मकान आ रहे हैं, शहर आ रहे हैं, गतिशीलता आ रही है, तो ये हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि स्वाभाविक है, जब शहरों का विकास हो रहा है, नए नए वर्गों का विकास हो रहा है, तो नई जीवन शैली, नई सांस्कृतिक चीजें,
पहले यूनाइटेड फैमिली होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली को महत्व दिया जाने लगा नए समाज में। पहले सामंतवादी व्यवस्था है, वाणिज्यवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था पर बल दिया जा रहा है एंड सो ऑन। पहले जाति नस्ल पर बहुत ज़्यादा बल था, अब ऐसी बात नहीं है। अब धन का बहुत महत्व है, अब महत्व है योग्यता का, महत्व है शिक्षा का, महत्व है कौशल का। तो पूरे के पूरे बदलाव आ रहे हैं। तो ये प्रभाव आप देखेंगे और लास्ट में आप निष्कर्ष निकालेंगे, लास्ट में आप निष्कर्ष निकालेंगे। आप फेवर में रहेंगे, पक्ष में रहना है, कमेंट करना है, टिप्पणी करना है। तो ये सब जैसे एक छोटे छोटे पैराग्राफ में आप लिखते चले जाएंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखते चले जाएंगे। ये प्रभाव जो है, इन प्रभावों को बिंदुवार आप लिख सकते हैं, बिंदुवार लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप फ्लो चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप निष्कर्ष रूप में फाइनली लिखने के बाद आप निष्कर्ष रूप में बताएंगे कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ये जो परिवर्तन है, ये आमूलचूल प्रकार के परिवर्तन है और ये परिवर्तन समाज के विविध पक्षों से जुड़ा हुआ है। सामाजिक पक्ष से जुड़ा हुआ है, आर्थिक पक्ष से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक पक्ष से जुड़ा हुआ है, जिसने उस समय के मनुष्य के जीवन जीने के तरीके को ही, जीवन जीने की पद्धति को ही और विचार पद्धति को ही आमूलचूल रूप से बदल दिया। तो इस तरह से आप इसका अपना उत्तर प्रारूप बनाएंगे। ये प्रश्न है, इसको कम से कम 1-2 बार आप देखिए। इसका कैसे आपको अध्ययन करना है, कैसे आपको अध्ययन करना है, किन किन पहलुओं पर आपको बात करना है, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी चर्चा हमने किया है, एक संक्षेप में चर्चा। अगर आप पहले नहीं भी पढ़े रहे होंगे तो इतना मैटर हमने डिस्कस कर दिया है सामान्य रूप से, क्योंकि बहुत सारे पहलू बनते हैं, बहुत बड़ा विषय है, विस्तार से आपको अध्ययन करना है, अलग से कक्षाएं होती हैं, आपने सब अध्ययन किया होगा। और उसके बाद कैसे इसका आप वैज्ञानिक ढंग से उत्तर प्रारूप बनाएंगे, तो इस तरह से आप काम करेंगे। अगली क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो जैसे आपको बताया गया है कि प्रत्येक शनिवार को 3 बजे से 5 बजे तक आप मिल सकते हैं। एक नंबर आपको दिया गया है, वो आपके पास उपलब्ध है। पहले के लेक्चर में हमने आपको बताया है, अनाउंस किया है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए और आप मिल सकते हैं। अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो बाई फ़ोन आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई प्रश्न आपको दिखाना है या मेन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप सभी का स्वागत है। फिर अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।